हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक हमारे एक महान व्यक्ति या महान भारत के पद के लिए भी उपयुक्त है। वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे आज हम लोग। सारी बातें जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति से जुड़ी कौन से आर्टिकल्स हैं संविधान में, क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, ये सारी बातें हम लोग आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, आर्टिकल 353 जो है, आर्टिकल 53 ये बात कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो हेड है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि संघ कार्यपालिका, मतलब जो भी कार्य, कोई भी लॉ बन गया, लॉ को आप जानते हैं जो विधायी चीज होती है उसको लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। तो इस कानून बनने के बाद जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको मतलब कि उसको एक्शन में लाने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। तो सबसे हेड कौन है उस एग्जीक्यूटिव का भारत में? वो प्रेसिडेंट है। ये बात हमारे आर्टिकल 53 में लिखी हुई है। और ये बात जो है ना यूएसए से ली गई है, मतलब अमेरिका से ली गई है इस बात को। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जानते हैं। क्या ऐसी क्वालिफिकेशन है जो अगर आपके पास हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं डायरेक्ट? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको भारत का नागरिक होना है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, आपकी उम्र या तो 35 या ऊपर, या 35 या ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर के आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट वाला पद नहीं धारण होना चाहिए, मतलब कि मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब ऐसा कोई पद आप धारण नहीं करने चाहिए जहां से आपको कोई लाभ हो रहा हो। जैसे आप सांसद नहीं होने चाहिए, विधायक नहीं होने चाहिए, जो भी आईएएस है, मान लीजिए, जो भी पद हैं उनको त्याग करके ही आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसमें मतलब दो जगह में एक साथ नहीं काम कर सकते, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन की बात करते हैं। भाई, राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है ना वो डायरेक्ट नहीं होता, मतलब आप नहीं करते हैं। आप जैसे आम नागरिक जो है वो इलेक्शन में नहीं जाता है। इसमें जैसे हम जिन प्रतिनिधि को चुनते हैं वो प्रतिनिधि इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट का। तो ये जो है ना, इसके लिए जो जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचन, कह लीजिए निर्वाचन मंडल होता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसको आप बात को बढ़िया से समझ लीजिए। पहली बात तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के जो सांसद होते हैं वो सब इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, मतलब ये लोग वोट डालेंगे। और जो विधानसभाएं हैं, स्टेट की विधानसभा जो हैं, स्टेट्स की विधानसभा, ये भी इसमें पार्ट लेती हैं। तो ये तीन मिला करके जो हैं वो निर्वाचन मंडल बनता है राष्ट्रपति का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसका इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से होता है। तो ये सारी बातें थी। आगे बढ़ते हैं, टेन्योर के बारे में जानते हैं। टेन्योर मतलब कि कोई भी राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो सीधा सीधा टेन्योर है 5 वर्ष तक। अगर मैं बात करता हूँ, अगले पे आ जाएं, अगर मैं बात करता हूँ ओथ, यानी कि राष्ट्रपति को कौन जो है वो शपथ दिलाते हैं, तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज जो होते हैं, तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे एक वीडियो बना रखी है, उस पर आप देख सकते हैं कायदे से। तो जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वही जो हैं वो दिलाते हैं ओथ, या वो शपथ दिलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसका जानना हो कि किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 60 में ये बात मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं। टेन्योर में मैंने ये बात नहीं मेंशन की। आर्टिकल 56 में ये बात मेंशन की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, संविधान के आर्टिकल 56 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति जो है ना री इलेक्शन करवा सकते हैं, मतलब कि जैसे एक राष्ट्रपति एक बार बन गए तो आप चाहें दोबारा बनने के लिए तो आप दोबारा से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। इसमें बिल्कुल छूट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रेजिग्नेशन देना चाहें आप,
रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा देना चाहें तो आप जो इस्तीफा देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, जो उपराष्ट्रपति होंगे उनको देंगे। और ये जो बातें हैं ये मेंशन्ड हैं आर्टिकल 57 में, आर्टिकल 57 में ये बातें मेंशन्ड हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका जो है ना, अगर आप उसको पद से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग। मैंने इस पर बाकी वीडियोस में भी काफ़ी चर्चा की, आप उसको देख सकते हैं। और इम्पीचमेंट का कारण अगर पूछा जाए कि क्या किस ग्राउंड पर या किस कारण पर, किस आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो उसका सिर्फ एक कारण होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का। अगर कहीं न कहीं से वो संविधान की बात को भंग कर रहे हैं तो उनको पद पर से हटाया जा सकता है। और ये बात कि उन पे इम्पीचमेंट चलाई जा रही है, ये बात उनको 14 दिन पहले बताई जाएगी या कह लीजिए इन्फॉर्म कर दी जाएगी 14 दिन पहले। तो ये बातें थी। अब आइए राष्ट्रपति के कुछ पावर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पावर के बारे में तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूं किन किन पावर के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक तो होती है लेजिस्लेटिव पावर, क्या विधायी शक्ति है, कानून संबंधी क्या शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो मैं बताऊंगा। एक होती है ऑर्डिनेंस पावर, तो ऑर्डिनेंस पावर जो है वो आप यहीं पर समझ लीजिए, खैर छोड़िए उसको आगे फ्लो चार्ट में समझाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। इसके बाद है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति कुछ राष्ट्रपति के पास होती है। और इसके बाद जुडिशियल पावर के बाद आती है आपकी इमरजेंसी पावर। ये सारी बातें एक एक करके मैं बताऊंगा। एक होती है आपकी अपॉइंटमेंट करने की शक्ति जो है वो भी इन्हीं के पास होती है, अपॉइंटमेंट पावर। और एक आपकी है फाइनेंशियल पावर, पैसे संबंधित जो पावर होती है वो। एक आपकी है मिलिट्री पावर, यहाँ लिख देते हैं मिलिट्री पावर। तो देखिए इतनी सारी पावर्स होती हैं राष्ट्रपति के पास, एक एक करके सारी पावर्स को लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायी शक्ति जो है, उसमें सबसे पहला काम तो ये है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इन दोनों को बुलाने का काम राष्ट्रपति कर सकते हैं कि आप लोग आइए एक साथ बैठक कीजिए, और साथ ही साथ उस सभा को, मतलब उस सभा का अंत करना या भंग करना कि हाँ ठीक है सभा हो गई अब आप जा सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में प्रोरोग कहते हैं। तो बुलाना और भगाना कह लीजिए, ये दोनों काम जो हैं आपके राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर वो किसी लोकसभा को चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कि भंग कर दिया बिल्कुल जा करके, भंग करने का कोई आधार होता है। जैसे गवर्नमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रही होती तो आपने सुना होगा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है और फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये लोकसभा भंग करने का काम जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। और जब भी नया सत्र शुरू होता है, मतलब साल का जब भी नया सत्र शुरू होता है और सबसे पहली बैठक होती है संसद की, तो उसको भी संबोधन कौन करता है? संबोधन पहले सत्र का ये भी राष्ट्रपति करते हैं। किसके पहले सत्र का? पार्लियामेंट के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, संबोधन पहले सत्र का जो है वो राष्ट्रपति ही करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ कोई भी बिल, देखिए विधायी शक्ति है तो आपको ये पता होगा कि संसद कानून बनाता है, लेकिन संसद कानून बना तो रहा है, लेकिन ये लोग सबसे पहले बिल बनाते हैं। पार्लियामेंट में बिल बनता है, बिल पास होता है लोकसभा से राज्यसभा से, उसके बाद वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देते हैं तभी जाकर के वो कोई कानून बन सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बिना प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो ये बातें थी। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए नई सरकार बनी है, तो नई सरकार जब बनती है तो जैसे नए क्लास में आप लोग जाते हैं या नई जगह जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो राष्ट्रपति वही इंट्रोडक्शन का काम करते हैं। अगर 5 साल में सरकार बनने जा रही है और फिर से 5 साल काम करना है आपको, तो वो क्या करेगी, सरकार को सबको बिठा करके एक संबोधन देगी कि हाँ ये
आइए बैठिए, जो भी चीज़ है। तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, संबोधन का काम भी जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस पावर की। ऑर्डिनेंस पावर, देखिए ऑर्डिनेंस का मतलब एक ऐसी पत्र, आप कह लीजिए एक ऐसा पत्र है जो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। अगर मान लीजिए आपका सीनियर कोई ऑर्डिनेंस पास करता है तो बाकी सारे कर्मचारियों को उसको मानना होता है। तो मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा के कर्मचारी, कर्मचारी या मतलब जो भी संसद वगैरह हैं, वो लोग किसी वजह से एब्सेंट हैं और कोई कानून ऐसा है जो बनाना बहुत ज़रूरी है देश में किसी समय पे, तो ऐसे में उन लोगों ने कोई बिल नहीं बनाया या उसका एक्ट बनना तो खैर राष्ट्रपति के हाथ में, बिल नहीं बन पाया, इस पे फिर मेजोरिटी वाला काम नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर देता है। ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस की जो शक्ति होती है ना वो एक्ट के बराबर होती है बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही माना जाएगा जैसे कोई एक्ट पारित कर दिया गया हो राष्ट्रपति द्वारा। और ये बात अगर मैं कहूँ तो ये आर्टिकल 123 में इसके बारे में जानकारी दी जाती है राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस पावर की। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर जो है ना, इसकी जानकारी आर्टिकल 111 में आपको मिल जाएगी, संविधान के आर्टिकल 111 में। और बातें करते हैं कुछ। जुडिशियल पावर क्या है भाई, न्यायिक शक्ति क्या है। तो इस राष्ट्रपति के पास एक ही न्यायिक शक्ति होती है और वो है किसी को भी क्षमादान। क्षमादान मतलब कोई भी कारावास में व्यक्ति है और उसको मान लीजिए कितनी भी भयंकर सजा हुई हो, राष्ट्रपति चाहे तो बिल्कुल उसको क्षमा दे सकता है, उसको बिल्कुल फ्री कर सकता है उसने जो भी किया। तो ये राष्ट्रपति के पास एक लौती पावर है। और अगर जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति ही एकलौता जो है उस मृत्युदंड को हटा सकता है, क्योंकि ये जो क्षमादान वाली शक्ति है ना वो राज्य जो होते हैं उनके गवर्नर्स को भी प्राप्त होती है, लेकिन मृत्यु दंड अगर है उसको हटाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं उसको। तो ये बात जो है वो आर्टिकल 72, संविधान के आर्टिकल 72 में आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जानते हैं। इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, देखिए इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी नाम से ही संबंध क्लियर हो रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पर कुछ बंदिशें लगाना जरूरी है देश में। तो देखिए ये इमरजेंसी जो है ना वो राष्ट्रपति ही लगाते हैं और वो 3 तरह की इमरजेंसी होती है। सबसे पहली तो आप ये समझिए एक नेशनल इमरजेंसी होती है। जैसे मान लीजिए कोई दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन पे ना अपने देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं राष्ट्रपति। दो देशों मतलब मान लीजिए भारत की मान लीजिए लड़ाई हो रही है किसी देश से, तो ऐसे कंडीशन में इमरजेंसी राष्ट्रपति लगाएंगे। या मान लीजिए कुछ ऐसे विद्रोही हैं जो भारत में घुस आए हैं बिल्कुल बंदूक लेकर के, तो ऐसी कंडीशन पर भी जो है नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। और अगर जानना है कि किस आर्टिकल से संबंधित, तो आर्टिकल 352 में इसके बारे में जिक्र है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या चीज़ है। देखिए एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी एक स्टेट में होती है। मान लीजिए कोई स्टेट है, उस स्टेट में जो भी गवर्नमेंट बनी है वो अच्छे से काम वाम नहीं कर रही, तो ऐसे कंडीशन में विद्रोह पैदा हो गया, लोग चाहते हैं हटाएं लेकिन तुरंत हट नहीं पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देते हैं। और इस इमरजेंसी का कार्यकाल शुरू होता है 6 महीने से और अंत होता है 3 साल तक। तो इतने ड्यूरेशन में वो कहीं भी लगा सकते हैं, 6 महीने के लगा दिए, 1 साल के लगा दिए, जो चाहें वो लगा सकते हैं इसमें। और ये बात आर्टिकल 356 में। देखिए अगली चीज़ है एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक लौती इमरजेंसी है जो भारत में आज तक नहीं लगी है। तो जब भी आर्थिक ऐसी स्थिति बन जाए बिल्कुल कि पैसा बिल्कुल लोगों के पास है ही नहीं, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आ जाए लोग, तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और ये जो है संविधान के आर्टिकल 360 में बात लिखी हुई है। तो देखिए 352 में 4 जोड़ दीजिए 356, 356 में 4 जोड़ दीजिए 360। तो बहुत आसान तरीका है इसको याद करने के लिए, बस 4 जोड़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट की क्या शक्ति है भाई, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि CJI और अदर जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के SC सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं।
साथ ही मैंने बताया था हाई कोर्ट के जितने जज होते हैं उनकी भी नियुक्ति जो है वो आपके ये राष्ट्रपति ही करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ CAG, मैंने पढ़ा रखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी इस पे भी वीडियो बनाई है मैंने, सब पे वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। इनकी भी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, दोनों लोगों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, इस पर भी वीडियो बनाई है मैंने। और जो आपके चेयरमैन होते हैं उसके यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भी जो है वो यही करते हैं। अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, इन पर भी मैंने वीडियो बनाई है, इनकी भी नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, कुछ फाइनेंशियल पावर भी हैं राष्ट्रपति के पास। फाइनेंशियल मतलब कि पैसे से संबंधित शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आप समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैंने एक बात बताई थी, मनी बिल के बारे में समझ लीजिए। मनी बिल जो है ना, अगर मनी बिल आप लोकसभा में पास करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ, या बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ हम जो है वो मनी बिल लेकर के आ रहे हैं लोकसभा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चाहे तो आकस्मिक निधि एक होती है भारत में, कॉन्टिजेंसी फंड। भाई मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ गई, हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो इसलिए इकट्ठे किए जाते हैं जो इमरजेंसी में काम आए, किसी ऐसी परिस्थिति में काम आए जो आकस्मिक है, तो इसको आकस्मिक निधि कहते हैं। इसमें से प्रेसिडेंट चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि मतलब अपने खर्चे के लिए निकाल लें, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ऐसी कोई घटनाएं होने वाली हैं जो लाभकारी नहीं है, नुकसानदायक है, तो ऐसे कंडीशन पे वो कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि फाइनेंस कमीशन का गठन जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, हर 5 साल में ये होता है। और फाइनेंस कमीशन पे मैंने एक फायदे की वीडियो भी बना रखी है। तो ये बातें थी। आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री पावर। तो भाई मिलिट्री पावर में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेना के सबसे, या कह लीजिए सुप्रीम कमांडर, इनके लिए एक टर्म यही यूज होता है, सुप्रीम कमांडर है कौन, राष्ट्रपति जी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी देश के साथ अगर लड़ाई चल रही है तो देश के साथ किसी भी लड़ाई की घोषणा करना, एक मिनट, वॉर की घोषणा करना और विराम करना, ये दोनों काम जो है वो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। हालांकि इसमें जो है वो जो भी मिनिस्टर्स काउंसिल बनी होती है मिनिस्टर्स की केंद्र में, उनसे वो सलाह मशवरा कर लेते हैं। खैर, ये बातें थी राष्ट्रपति के बारे में। हम आगे चलेंगे, कुछ और नई वीडियोस लाएंगे ऐसी नॉलेज से भरी हुई। और ठीक है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।